बड़ा इंसिडेंट हुआ था, जैसे हमारे आउटलेट में आग लग गई थी। जब आग लग गई तो वो आग तो आपको पता ही है कि किस तरीके से क्या करती है। अब सारा आउटलेट हमारा खत्म हो चुका था। इनिशियली एक बहुत छोटा सा सेटअप था। उस सेटअप को धीरे धीरे आज 8-9 साल के अंदर हमने मल्टीपल आउटलेट्स में कन्वर्ट किया है। उसके लिए स्ट्रगल तो होता ही है, बट ये एंटरप्रेन्योर बनना आसान नहीं है। हेलो गाइस, आज हम आ गए हैं दिल्ली में वन ऑफ द बेस्ट मोमोज बाऊजी मोमोज के ओनर से हम आज पॉडकास्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा 40 से ज्यादा आउटलेट्स हैं इनके दिल्ली और ओवरऑल गुड़गांव जयपुर जगह पर। वो आज हम इनका छोटा सा पॉडकास्ट लेंगे, देखेंगे, जानेंगे इनकी सक्सेस स्टोरी की क्या है और कैसे इन्होंने इतने बड़े ब्रांड को, मतलब कि एक छोटे से कार्ड को, सॉरी ब्रांड तो पहले तो छोटा सा कार्ड था। तो शुरू करते हैं। अब सर से पूछते हैं कुछ सवाल और आपको एक्सपीरियंस सर का शेयर करवाते हैं हम लोग, कैसे कैसे सर की जर्नी स्टार्ट हुई। तो आइए। और सर कैसे हैं आप? कैसी जर्नी है आपकी? कैसा दिन रहा आपका आज का? कैसा चल रहा है? आज का थोड़ा सा बिजी था, और अभी तो बिजी रहता है। सुबह बच्चों को छोड़ना पड़ता है, हाँ स्कूल, तो उसके बाद बिजी हो जाता है। बस सुबह उठ गए तो बिजी हो गए, फिर तो काम धंधा स्टार्ट, काम स्टार्ट, सब कुछ स्टार्ट। अगर देखा जाए, आपने बताया बहुत सारे बाउजी मोमोज के आउटलेट हैं और बट वो सबसे अलग है। अगर दिल्ली में, पूरे दिल्ली में सबसे ज्यादा मोमोज ही सेल हो रहे हैं, बट बाउजी मोमोज अलग है। तो वो क्या चीज है जो अलग है? क्या यूनिकनेस है आपकी इसमें, बाउजी मोमोज में? यूनिकनेस एक तो ये है कि लोग तो आजकल जो लोग मोमोज बना अपने आप तो खुद कुछ बना नहीं रहे हैं। हमारी यूनिकनेस तो ये है कि हमारे पास तो खुद अपनी हाउस मोमोज की एक फैक्ट्री है छोटी सी, जिसमें हम मोमोज खुद बनाते हैं। हाइजीन का बहुत ख्याल रखते हैं। प्रोडक्ट के लिए जो वेजिटेबल्स हैं उसका बहुत ख्याल रखते हैं। जो डेयरी है, बुचरी है, जो भी हम चीज़ प्रोक्योर कर रहे हैं, जो भी हम चीज़ बाहर से खरीद रहे हैं मटेरियल, उसका हम बहुत ख्याल रखते हैं। यूनिकनेस तो ये है। और हाँ, जिस क्वालिटी के हम मोमोज दे रहे हैं, साइज जो है हमारे मोमोज का है, उसको देख के बहुत लोगों ने कॉपी पेस्ट भी, अब तो इतना कॉपी पेस्ट हो गया है कि आप दिल्ली में कहीं भी जाओगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि वो यहीं के मोमोज बेच रहे हैं। तो इस तरीके से कॉपी कर लिया लोगों ने। कलर हमारे हमने वी स्टार्टेड विद डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। हमने मोमो स्टार्ट किए थे, जैसे वेज मोमोज है, पनीर मोमोज है। तो वेज मोमो को हमने एक वेज कलर दिया, ग्रीन। तो उसके लिए भी हमने पालक की प्यूरी को यूज़ किया, ये नहीं कि हमने कलर डाल दिया। अगर हमने पनीर को हमने वाइट रखा, मशरूम को हमने रेड रखा, उसमें हमने बीट रूट का पानी डाला। तो यूनिकनेस यही है कि क्वालिटी और जो उसका क्वांटिटी है और क्वालिटी दोनों बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखी है शुरू से ही। और टेस्ट में भी हमने, जैसे लोग बाकी सर्व कर रहे हैं चीज़ें, उनसे बहुत अलग तरीके से सर्व करा है हमेशा। लोगों ने बटर डाल के देना शुरू कर दिया, लोगों ने कुछ करना शुरू कर दिया, लेकिन हमने अपनी यूनिकनेस नहीं छोड़ी। द वे वी स्टार्टेड सर्विंग मोमोज अभी तक वैसी ही है। पहले एक बहुत छोटा सा मेन्यू था मोमोज का, वेज, पनीर और चिकन थे। अब मोमोज की वैरायटी इतनी हो गई है, जिसमें हमने मशरूम भी ऐड कर दिया है, सोया भी ऐड कर दिया है, पनीर शौरमा भी ऐड कर दिया है। तो वैरायटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। हाँ, 8-9 साल में ये है। बाकी यूनिकनेस तो आपको खाने से पता चलेगी, और लोग हमारे मोमोज खा ही रहे हैं। हमारी प्रोडक्शन भी अच्छी खासी है, हमारा सेलिंग पॉइंट भी अच्छे हैं, मतलब जहाँ पे हम बेच रहे हैं। कोई कस्टमर आपका जो मतलब आपको अभी तक याद हो कि भाई इसके, एक होता है ना मेमोरेबल स्टोरी आपके लिए बन गई हो वो, कि मतलब कोई ऐसा कस्टमर आया हो आपके पास? हमारे पास एक लेडी कस्टमर थी जो अफगानी मोमोज रोज ऑर्डर करती थी। उसका हर रोज 7:30-8 बजे अफगानी चिकन मोमोज का ऑर्डर आता, हर रोज, एवरी डे। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस, मतलब कई महीने, 2-3 महीने तक, मेरे ख्याल से 2-3 महीने तक वो अफगानी चिकन मोमोज ही खाती रही। और उससे हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो जोमेटो से ऑर्डर करती थी। वो रोज ऑर्डर आता था उसका। हम सोचते भी थे कि इससे मिलने की ट्राई करते हैं, बट वो कस्टमर है, डिस्टर्ब नहीं कर सकते या परेशान नहीं कर सकते या बात नहीं कर सकते। सो ये कस्टमर थी जो हमारी बहुत कंटिन्यूसली मोमोज उसने खाए थे। और हमारे कस्टमर रेगुलर ही हैं हमारे, क्योंकि हम जितनी भी लोकेशन है, सारी स्ट्रीट लोकेशन है। और वहाँ पर जैसे अब हम पालम में हैं, या हम सुभाष नगर में हैं, या हम गुड़गांव में कहीं भी हैं, तो वो सब स्ट्रीट लोकेशन है। वहाँ पर क्या है कि बाहर का कस्टमर अंदर कम आता है। वहाँ पर वो स्ट्रीट, उसी स्ट्रीट के लोग,
उसी मोहल्ले के लोग, उसी एरिया के लोग मोमोज खाते हैं, तो वो रेगुलर ही है। और हमारे जो मोमोज वाले लोग हैं, वो हमारे मोमोज ही खाना, मतलब दूसरी जगह जाना, हाँ, पसंद ना करके वो हमारे पास ही खाना ज्यादा पसंद करते हैं, ड्यू टू द क्वालिटी, ड्यू टू द कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट। जब आपने पहला आउटलेट खोला तो मतलब सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपके लिए? यार सबसे बड़ा सबसे चैलेंज मतलब कि यार ये चीज में आपको बिल्कुल स्टक हो रहे हो आप कि यार अब कैसे होगा? शुरू में दो तीन चीजें थी। एक तो टाइम का कंस्ट्रेंट बहुत था, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था उस टाइम। हम्म। बिजनेस को टाइम देना भी जरूरी था, और साथ में पैसे। बूटस्ट्रैप कंपनी, हम तो बूटस्ट्रैप हैं, बिल्कुल ही बेसिक स्क्रैच स्क्रैच से स्टार्ट किया सब कुछ। जॉब करते करते कब वो हमारे पैसे खत्म हो जाते हैं हमें भी नहीं पता चलता था। तो इनिशियल स्टेज तो यही थी कि जो बाकी लोग फेस करते हैं वही हमने फेस किया। चीजें डिफरेंट थी, क्योंकि मोमोज मेकिंग आसान नहीं है। मोमोज मेकिंग अपने आप में ही एक वो है। आप सोचो, एक एक मोमो हाथ से बनाना, डिफरेंट वैरायटी हो गई, फिर आपको वो बेचने भी है शाम को, और फिर आपको उनको क्वालिटी भी ख्याल रखना है अपने। फिर आपने उसकी चटनी भी बनानी है, उसकी मैरिनेशन भी बनानी है। अब ये तो है नहीं कि हमने वो स्टीम मोमोज बनाए और बेच दिए। हमने जो कंसेप्ट बनाया वो मोमोज का ऐसा बनाया कि उसमें तंदूरी भी थे, उसमें हमारे ग्रेवी मोमोज भी थे। तो आपको कहीं रोगन जोश ग्रेवी मोमोज बहुत कम मिलेंगे खाने को। हमने रोगन जोश मोमोज शुरू से ही बना के रखे हैं। और मखनी मोमोज थे, बटर मसाला मोमोज थे, तवा ग्रेवी थी। तो बहुत अच्छी मतलब ग्रेवी थी हमारी, और हमारे लोगों को वो बहुत पसंद थी। रुमाली रोटी के साथ खाना, ये सारे चीजें हमने इनिशियली स्टार्ट कर दी थी। काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था इनिशियल शुरू से। और रिस्पॉन्स तो कभी ऐसा, कस्टमर बेस हमारा कभी खराब हुआ ही नहीं। अब वो जिस भी मर्जी से लगा लीजिए आपके, वो हमने क्वालिटी उनको अच्छी खिलाई, हमने अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखी, और हमने सर्विस भी अच्छी दी हमेशा। और कनेक्ट रहे लोगों से। कनेक्शन बहुत जरूरी है कस्टमर के साथ। अगर आप कनेक्ट नहीं रहोगे तो आप दूर हो जाओगे। बिजनेस को जानना और समझना भी जरूरी है, आपके एथिक्स क्या कहते हैं बिजनेस को लेके। अगर आप अच्छी चीज बाहर से खरीदोगे, वो तो अच्छी चीज बनेगी, और वही फिर कस्टमर आपको अप्रिशिएट करता है। ये कस्टमर को तो बाहर से ही पता चल जाता है, जब, क्योंकि आज का कस्टमर जो है उसको सिखाने और पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आजकल का कस्टमर जो है वो अपने आप में ही सब कुछ सीख साख के आया हुआ है, और सब कुछ उसको पता है, क्योंकि वो हर जगह खाना खा रहा है आजकल, पैसे खर्च कर रहा है। तो जब आप रेस्टोरेंट में घुसते हो, तो आप उसकी उसकी हाइजीन, उसकी मेंटेनेंस, आउटलेट की, उसका उसका बनाने का प्रोसेस, लड़के वहाँ के, सर शेफ वहाँ के, सब ना आपको बाहर से ही पता चल जाता है। अगर आप एंटर कर रहे हो, शीशा खराब है, पोडियम पे ध्यान से कोई काम नहीं कर रहा है, और जैसे ही आप घुस रहे हो कोई वेलकम नहीं है, तो वो कस्टमर को उसी टाइम पता चल जाता है किस लेवल का रेस्टोरेंट है। तो वो अपनी फिर फिलोसफी उसी तरीके से बना लेता है, और उसी तरीके की सोच बना लेता है उस रेस्टोरेंट को लेके। तो ये तो आपके और हमारे हाथ में होता है कि आप किस तरीके से अपना आउटलेट चलाएं, या वहाँ पे किस तरीके के लड़के रखें। वहाँ पे अनट्रेंड लड़के होंगे तो वो अनट्रेंड ही काम करेंगे, प्रोफेशनली काम करेंगे नहीं। फिर वो, क्योंकि सर्विस अच्छी नहीं होगी तो फिर कस्टमर तो कंप्लेंट करेगा ही। तो सर्विस का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। बेसिक चीजें थोड़ी ठीक है। अब हमारा जो एक्सपीरियंस है वो भी इस तरीके का है, जैसे हॉस्पिटैलिटी का ही हो गया, जैसे मैंने बताया आप, इनिशियल स्टेज पे आईटीसी में काम किया, क्योंकि सारे फाइन डाइन रेस्टोरेंट में ही काम किया, और बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा है। लर्निंग बहुत अच्छी थी। फिर कोर्स भी उसी का किया हुआ है। सर एक क्वेश्चन और आपसे, टफ कंपटीशन जब एकदम से कभी होता ही होगा, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई आपके साथ, तो उसको कैसे हैंडल करते हो? टफ सिचुएशंस तो बिजनेस में ना आए तो आप ग्रो ही नहीं कर सकते। टफ सिचुएशन ही आपको एक ऐसा इंसान बनाती है, या आपकी मेच्योरिटी वहां पे चेक होती है जब आपके पास टफ सिचुएशन आती है। अगर आप टफ सिचुएशन में पीछे बैकआउट कर जाते हो, या हार मान लेते हो, या आप वो चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो जो आपको करनी चाहिए उस मूवमेंट में, तो फिर आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको तो आपकी टफनेस ही देखता है बिजनेस। अगर आप पहले साल में सोचो कि मैं पहले साल में करोड़पति बन जाऊंगा, लखपति बन जाऊंगा, और मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा, तो जब बिजनेस करता है ना आदमी, तो बिजनेस से बिजनेस को बनाना पड़ता है। तो कई बार ऐसा तो है नहीं कि हमने बिजनेस खोला और भगवान जी हमारे बिल्कुल हाथ ऊपर लेके बैठे हुए हैं और सारी चीजें हमारे लिए कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं। सिचुएशन टफ हर आदमी के लिए अलग अलग तरीके से होती है। हमारे लिए जो सिचुएशन थी वो, अ, मैं अब सरकारी सिचुएशंस भी हैं कुछ,
जो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को फील करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। कई बार हमारे आउटलेट में ऐसी चीजें हो जाती हैं, जैसे कि आप ना सोचते हुए भी, जैसे हमारे एक बार हमारा बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। जैसे हमारे आउटलेट में आग लग गई थी। जब आग लग गई तो वो आग तो आपको पता ही है कि किस तरीके से क्या करती है। अब सारा आउटलेट हमारा खत्म हो चुका था। वहाँ अगर हम उसको देखते और उससे आगे ना बढ़ पाते, हार मान लेते, या वो टफ सिचुएशन देख के हम नहीं आगे बढ़ने की कोशिश करते, तो शायद हम आगे कुछ कर ही ना पाते। तो अपने आप को समझाना और अपने आप से बात करना बहुत जरूरी है टफ सिचुएशन में, और अपने आप को ये बोलना बहुत जरूरी है कि ये कुछ सिचुएशन ऐसी नहीं है और आगे बढ़ना ही नेक्स्ट सॉल्यूशन है। तो जब ऐसा इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ, तो हमने हमारी जो हमारे जब हमने डिस्कस किया सारी चीजें, तो हमने अगले महीने ही आउटलेट दूसरा खोल दिया था। विद इन 1 महीने के अंदर हमने ये नहीं सोचा कि पीछे गया हुआ, पीछे क्या नहीं हुआ। जहाँ से भी हमने फंडिंग वंडिंग ली, जहाँ से भी हमने अपने घर से मांगा, अपने आप जो कुछ पड़ा हुआ था, जो इक्विपमेंट बचे उसको रिवैम्प कराया, वो सारी चीजें करके फिर हमने आगे बढ़ गए। और भी बहुत सारे इंसिडेंट हैं, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम एक अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं और सडनली ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि आपको वो जगह खाली करनी पड़ जाती है। जब आप दूसरी जगह पे जाते हो तो वो भी एक टफ सिचुएशन है आपके लिए। कई बार हॉस्पिटैलिटी में क्या है कि टफ सिचुएशन आपके पास हमेशा रहती है। जैसे कि लड़के छूट जाते हैं, जैसे कि लड़के 5-5 6-6 लड़के इकट्ठे छोड़ जाते हैं। अब आपके पास 11-12 लोगों की टीम है और 4-5 लोग आपके इकट्ठे चले जाते हैं, तो वो टफ सिचुएशन ही है आपके लिए। लेकिन उसके लिए हम लोगों ने अपने आप को इतना प्रिपेयर किया हुआ है कि हम खुद खड़े हो जाते हैं फिर जाके। या हमारे पास ऐसे लोग हैं जो 100% अपना पोटेंशियल देते हैं फिर उस टाइम। कोई टीम वाली बात है, टीम बिल्डिंग ऐसी करनी चाहिए। टीम बिल्डिंग जो है इस तरीके की होनी चाहिए कि वो आपको टफ सिचुएशन में आपके काम आए। तो और सर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन रहेंगे आपके? क्या हो क्या फ्यूचर सोच एक्सपेंशन चल ही रहे हैं सर। फ्यूचर एक्सपेंशन यही है कि आने वाले जैसे इस साल के अंदर हम 2-3 आउटलेट और प्लान कर रहे हैं। 3 आउटलेट तो हमारे रेडी हैं, उसके बाद एक आउटलेट 1 महीने में खोलने का हमारा प्रोजेक्शन रहता है। क्योंकि ज़्यादा 2-3 आउटलेट खोलेंगे तो हम खुद अपने ऊपर ही वो कर लेंगे एक। इसलिए हम, क्योंकि फूड का बिजनेस है, उसको खोलना, फिर चलाना, और फिर उसको रिटेन करना, फिर कंटिन्यूस सेल करना उसमें, तो उसके लिए 1-1.5 महीना 2 महीना निकल ही जाता है। इसलिए फिर 1 महीने छोड़ के दूसरे महीने आउटलेट खोलते हैं, जिससे कि हमारी टीम भी पूरी हो जाए, जिससे कि हम उन चीज़ों से बाहर भी निकल जाएं जो हमने पिछला आउटलेट खोला था। अगर हम कंटिन्यूस आउटलेट खोलते जाएंगे तो वो हमारे लिए फेलियर भी हो सकता है। तो मेरी सलाह, और मेरी दूसरों को भी सलाह हमेशा यही रहती है कि आप कितने भी कॉन्फिडेंस से काम कर लो, आप कितने ही बड़े ब्रांड बन जाओ, लेकिन जब तक आप स्लो और ग्रेजुअली अच्छे से काम नहीं करोगे ना, आप आगे ग्रो कर ही नहीं सकते हो। अगर आप सोचो मैं 10 आउटलेट इस साल में खोल दूंगा या 6 महीने में खोल दूंगा, अगर आपके पास 10 आउटलेट खोलने की या करेज नहीं है ना, तो आप कर नहीं सकते आगे, मतलब मेंटली उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। टीम बिल्ड करना, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में आपने बताया ही कि लोग छोड़ के चले जाते हैं, सबसे ज़्यादा मैटर तो आपकी टीम ही करती है। तो आपने मतलब कैसे, लोग बोलते हैं कि भाई पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं चलता और टीम बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है और बहुत मुश्किल है। तो ये सब चीज़ें आपने कैसे बैलेंस कर रखी है और ये सब चीज़ें आप कैसे लाइक कि बहुत अगर मैं अपनी तरफ से देखूँ तो मेरे को बहुत ईज़ी लग रहा है यार, आपने तो बहुत आराम से कर रखा है। तो वो कैसे, मतलब या वो सच में ईज़ी है या फिर वो डिफिकल्ट है बट आपने बना ईज़ी रखा है? मतलब एक बारी आप एक्सप्लेन करिए, बताइए कि मतलब है क्या? पूछो जिनके आउटलेट बंद हो गए, जिन जो आउटलेट आजकल बंद करके बैठे हैं, या वो बताएंगे आपको इजी है कि नहीं है। टीम बिल्डिंग इज द की ऑफ एनी ऑपरेशंस। अगर आपकी टीम बिल्डिंग और आपकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है ना, अगर आप किसी को अच्छे से समझा नहीं पा रहे हो और आपकी जो टीम बिल्डिंग है वो अच्छी नहीं है, तो आप एक अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चला ही नहीं सकते। तो जैसे मैं तो अपना उनको मेंटोर मानता हूँ। वैसे तो मेरा मेंटोर कोई और है, लेकिन जो जैसे जैसे चीज़ें मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, मैं तो रतन टाटा को बहुत फॉलो करता हूँ। तो उनकी चीज़ें, उनके बात करने का तरीका, मतलब उनके बारे में जो जो लिखा हुआ है, जैसे जैसे उन्होंने अपने आप
अचीवमेंट्स ली हैं, तो आप उनसे सीखो टीम बिल्डिंग। अगर अपने से जूनियर को अगर आप कोई काम सिखा रहे हो तो उसको सिखा के उस पे एहसान मत नहीं जताना, वो भी गलत है। और उसको चीजें सिखा के और गलत सिखाना, वो भी गलत है। अगर आप किसी को, जैसे अब हमारे यहाँ पे एक मैनेजर साहब हैं, उनको प्रॉफिट एंड लॉस 1 महीने से सिखा रहे हैं, पर उन्हें आ नहीं रहा है, क्या करें आप? लेकिन उनको सिखाना तो है ही किसी तरीके से, ये तो है नहीं कि हम उनको हटा दें या निकाल दें, वो तो सोल्यूशन नहीं है। तो टीम बिल्डिंग के लिए तो यही है कि उसका मोरल डाउन नहीं होने देना, क्योंकि अगर उसका मोरल डाउन हो जाएगा कि ये बोल के कि तो बेकार है, तो वो अगर उसका मोरल डाउन हो गया तो फिर आउटलेट कौन चलाएगा? ऐसे ही दूसरा आएगा, उसको भी फिर यही बातें होंगी। तो टीम बिल्डिंग तो मेरे को आईटीसी से सीखने को बहुत मिली थी, क्योंकि आईटीसी में हमारे साथ जो हमारे सीनियर होते थे आज की डेट में, और आज से 15-20 साल पहले जो हमने काम किया, बहुत फर्क है। उस टाइम के जो सीनियर्स होते थे और आज के जो सीनियर्स हैं उनमें भी बहुत फर्क है। पहले जो ट्रेनिंग जो वो लोग सिखा देते थे ना, किसी भी, चाहे वो किसी भी तरीके से सिखाते थे, उनकी चाहे सिखाने का तरीका गलत भी था, लेकिन वो जो सिखाते थे ना वो एक बार में ही समझ आ जाता था। अब वो मार भी देते थे, वो गालियां भी दे देते थे, लेकिन आज आप किसी को गाली दोगे तो वो बुरा भी मान जाता है। वो बुरा कब नहीं मानता? जब आप उसको उ- उसके तरीके से सिखा रहे हो। अगर वो आपके आपकी और आपका जो तालमेल है दोनों का एक जैसा हो गया, और आप वो आपकी बातों का बुरा नहीं मान रहा, वो हम उनकी बातों का बुरा नहीं मानते, तब तो एक वो टीम बिल्डिंग हो रही है। अगर आपकी बातों का बुरा मान रहा है तो फिर टीम बिल्डिंग नहीं है वो, तो फिर तो आप उसको सिखा ही नहीं रहे, फिर तो आपकी वो इज्जत ही नहीं करता। तो हमारे साथ तो लोग बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, वो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, जिनको हम प्यार भी बहुत करते हैं, जिनसे हम आके ये भी पूछते हैं बेटा क्या हाल है, कैसी है, आप सलाह भी लेते हैं उनसे, ऐसा नहीं है कि हम उनसे सलाह नहीं लेते। पहले हम उनसे उनकी दुख भरी दास्तान सुन लेते हैं। हाँ, उसके बाद हम उनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अगर वो ठीक होते हैं तो हम उसको आगे बढ़ाते हैं, नहीं होते तो हम उनको समझाते हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है, इस तरीके से इसको आगे बढ़ाओ। सो टीम बिल्डिंग इज द की, आई गेस, अकॉर्डिंग टू मी, टू रन एनी एनी ऑपरेशन। जैसे जैसे हमारा बाउदी मोमोज की स्टार्टिंग एक कार्ड से हुई थी, और कार्ड भी क्या थी कि इनिशियली एक बहुत छोटा सा सेटअप था। उस सेटअप को धीरे धीरे आज 8-9 साल के अंदर हमने मल्टीपल आउटलेट्स में कन्वर्ट किया है। उसके लिए स्ट्रगल तो होता ही है, बट आपको अपने बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जो आपको साथ लेके चलनी पड़ती हैं, उसमें आपको अप एंड डाउन भी देखने पड़ते हैं, इग्नोर भी करनी पड़ती हैं, उसमें आपको चीजें मतलब बेटर करनी पड़ती हैं। धीरे धीरे फिर जैसे मैंने बताया आपको, कार्ड से बिजनेस स्टार्ट किया था, फिर हमने एक आउटलेट खोला, फिर हमने 2 आउटलेट खोले, फिर हमें फ्रेंचाइजियों की कॉल आने लगी। फिर धीरे धीरे उस हिसाब से अपना बिजनेस को क्रिएट किया, और आज आपके सामने है, जैसे जैसे बाउजी मोमोज की ग्रोथ हुई है, लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया है। मोमोज हमारे मोमोज की, जैसे हमने स्टार्ट किया था तो हमने कुछ अलग तरीके से स्टार्ट किया था, ये नहीं कि जो रोड स्ट्रीट में बिक रहे हैं वही बेचना शुरू कर दिए। काफी काफी लोगों से मिले, काफी जगह के मोमोज खाए, उसके बाद जब समझ लिया कि हाँ इस तरीके के मोमोज आजकल मार्केट में चल जाएंगे, इस तरीके का क्राइटेरिया चल रहा है, ऐसे हम आगे बढ़ पाएंगे, तो उस तरीके से हमने स्टार्ट किया। वी आर 3 पार्टनर्स, वी वेंट टू अ प्लेस, हम लोग 3 लोगों ने स्टार्ट किया था। जो सर आजकल यूथ है, अगर देखा जाए तो वो बहुत जल्दी मतलब वो ये सोचते हैं डायरेक्ट कि बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं हम। और एक तरीके से उनको एंटरप्रेन्योर्स कहा जा रहा है, यूथ एंटरप्रेन्योर्स, और गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है। तो आप कुछ 2 या 3 बातें उनको बताओ कि कैसे उनको स्टार्ट करना चाहिए, या फर्स्ट स्टेप उनका क्या रहना चाहिए, कि डायरेक्ट बिजनेस में जाना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, या मतलब कि लेट मतलब आपके अकॉर्डिंग। यही आंसर मैं जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में मैं 2 दिन पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बता भी चुका हूँ कि एंटरप्रेन्योर बनना आसान नहीं है, और उनके लिए तो बिल्कुल आसान नहीं है जो बिल्कुल यंग बच्चे हैं, जो 12th कर लेते हैं और ग्रेजुएशन के बाद सीधा आईटी करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद या बीबीए करने के बाद सीधा बिजनेस में कूदने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मार्केट बिल्कुल चेंज हो चुकी है, पहले जैसी तो है नहीं कि आप कुछ भी खोलो तो थोड़ा सा खोलने पे, क्योंकि कंपटीशन आजकल हर चीज में है। और उस कंपटीशन को जानने के लिए, समझने के लिए आपको एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और एक्सपीरियंस आपको 2 चीजों से ही आ सकता है, या तो आपके घर का कोई बिजनेस हो जो आपके फोर फादर्स चला रहे हो, या उनको देख देख के आप वो सीख जाओ, या फिर आप कहीं पे जॉब करो, या फिर आप इंटर्नशिप करो कहीं पे 2-4 साल, 3 साल, एटलीस्ट 3-4 साल तो आप कम से कम कुछ ऐसा काम करो जिससे आपको उस बिजनेस की नॉलेज मिले जो आप करना चाह रहे हो। क्योंकि
बिजनेस तो बिजनेस है, बिजनेस खाने का भी है, कपड़ों का भी है, ग्रोसरी का भी है। आजकल तो बिजनेस इतने तरीके के हो गए हैं। यूट्यूब इज इट सेल्फ इज अ बिजनेस, मतलब हर चीज एक अब तो बिजनेस ही है। तो किसी भी चीज को अगर आप इनिशियल स्टेज पे आपने कोई खाने की दुकान खोल ली, या खाने की शॉप खोल ली, या खाने का आउटलेट रेस्टोरेंट खोल लिया, या छोटी सी एक टक शॉप खोल लिया, अब उस टक शॉप को चलाने के लिए आपको नॉलेज भी तो होनी चाहिए। आपको पिज्जा का बेस तो पता होना चाहिए कि वो किस तरीके का होता है, आपको मोमोज की लेयरिंग तो पता होनी चाहिए कितनी थिन होनी चाहिए, या आपको ये पता होना चाहिए कि नेपोलिटन पिज्जा बना रहे हो तो वो बनता कैसे है, उसकी लेयरिंग क्या है, वो कितने हीट में पकता है। तो उसकी नॉलेज ले, जब तक आप खाने से चीज़ों का पता नहीं चलता है कि आप कहीं खा के आए हो। क्योंकि जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं ना, ऑथेंटिक चीज़ें अब चीज़ें बदल गई हैं, ऑथेंटिक चीज़ें ऑथेंटिक नहीं रही हैं। उसकी अब चीज़ें ना वेरिएशंस हो गई है चीज़ों की। जैसे पहले मोमो सिर्फ स्टीम मिलते थे, अब तंदूरी भी मिलते हैं। अब तंदूरी में इतनी वेरिएशन है कि आप कुछ भी कर लो, लेकिन उसको बनाने का तरीका क्या है, क्या प्रोसेस है, ग्रेवी का क्या प्रोसेस है। नूडल्स आजकल स्ट्रीट स्टाइल भी है, हक्का नूडल भी है, सिंगापुरन नूडल भी है। अब सिंगापुर नूडल आज का आप हर मेन्यू में मिलेगी, बट जो ऑथेंटिक सिंगापुर नूडल है और जो हम यहाँ पे इंडियन देसी स्टाइल में बेच रहे हैं, वो वे टू डिफरेंट है। तो नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। किसी भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी किसी भी तरीके का, कोई भी यंगस्टर्स है, यंगस्टर्स के लिए खासकर, अगर वो विदाउट नॉलेज बिजनेस में घुस रहे हैं तो 99% चांसेस फेलियर के हैं। और पेरेंट्स को भी मैं ये सलाह दूंगा कि किसी भी बिजनेस में अपने बच्चों को तभी लगाओ, या किसी को भी आपका आप जिनके सलाहकार हो या वो कर दो, कम से कम उनको पहले नौकरी 2-3 साल बोलो कि नौकरी करें, या उस पर्टिकुलर चीज में नॉलेज लें, पढ़ें उस चीज को, तब जाके अपना एक धंधा स्टार्ट करें। अदरवाइज आप अपना पैसा भी खराब कर सकते हो और अपना टाइम भी खराब करोगे, और आगे 2-3 साल आपके खराब ही होंगे। तो इट्स बेटर टू वर्क हार्ड ऑन ऑन दोज थिंग्स जिसमें आप बिजनेस करना चाह रहे हो। तो मेरी सलाह तो ये है। फाइनल मैसेज ऑडियंस के लिए। फाइनल मैसेज यही है कि आप हमसे ऐसे ही प्यार करते रहिए, बाउजी मोमोज को ऐसे ही बढ़ाते रहिए, और हमसे जो हो सकेगा हम अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं। मेन्यू में हमने कुछ और चीज़ें लॉन्च करी हैं अभी। जैसे अब हम सोच रहे हैं कि हम डिमसिम, राइस शीट वाले डिमसिम लेके आए, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ट्रेंड है उस चीज़ का। तो उसमें भी हम वेरिएशंस करेंगे। तो नया ये है, और बाकी तो सबसे यही है कि कीप लविंग बाउजी मोमोज, बिकॉज बाउजी मोमोज इटसेल्फ इज मेड बाय यू गाइस ओनली। जैसे कि कस्टमर, हमारा बेस जो है वो कस्टमर ही है, और जितना हम कस्टमरों को चाहते हैं, कस्टमर भी हमें उतना ही चाहते हैं। सर एक रैपिड फायर, मतलब कि एक होता है ना एक्साइटमेंट, लोगों को फटाफट फटाफट से क्वेश्चंस आए कुछ उस तरीके का, है ना? वेज मोमो या चिकन मोमो? अरे ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। वेज मोमोज। रेड चटनी या मेयो? रेड चटनी। मॉर्निंग या नाइट? नाइट। स्टीम या फ्राइड? स्टीम। एक ऐसा फूड जो आप कभी स्किप नहीं कर सकते, मतलब वो आपको स्किप करना ही नहीं, वो मिल जाए कभी भी मिल जाए, कैसे भी मिल राजमा और कढ़ी मिक्स करके चावल के साथ खाना बड़ा अच्छा लगता है मुझे। जाए, मसाला डाल के ऊपर से। और घर का मिल जाए तो बहुत बढ़िया, कि कढ़ी और राजमा इकट्ठा और चावल के ऊपर डाल के, वो दैट इज द बेस्ट थिंग आई आई नेवर मिस। एक आपकी मतलब रूटीन आदत, जो मतलब कि जो आपको यूनिक शो करती है। यूनिक शो करती, काम रहना, पेशेंस एंड काम। एडवाइस टू फाउंडर्स। मैंने बताया था अभी आपको, फाउंडर्स के लिए तो यही एडवाइस है कि बहुत जल्दी बिजनेस में जल्दी ना करें। कम से कम बिजनेस को 1 साल अगर आपने स्टार्ट कर दिया, आज बिजनेस स्टार्ट किया है, तो 3 साल तक उसको आप रन करिए। क्योंकि 3 साल तक आप उसको बिजनेस को समझ पाओगे। उसके बाद जो 2 साल है आगे आने वाले, उसमें आप बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। तो 5 साल एटलीस्ट आप किसी भी बिजनेस को दीजिए। अगर आप 5 साल नहीं देंगे किसी बिजनेस को, तो आप उस बिजनेस को ना समझ पाओगे ना आगे बढ़ा पाओगे। तो 5 years इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन वर्ड फॉर बाउजी मोमोज। क्वालिटी। थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया आपका पॉडकास्ट शूट करने में। रैंडम पॉडकास्ट बेसिकली अगर हम देखें तो, हमें मतलब आपके स्टाफ ने बताया था कि सर आ रखे हैं तो अरे एक शूट उनका भी लिया जाए, तो नहीं नहीं, हम लोग आए आपके थैंक यू पास। सो मच फॉर हैविंग मी और इन योर। होप कि हमारी ऑडियंस के लिए जो बाउजी मोमोज को इतना
चाहती है और जो नए फाउंडर्स हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग रहा ये। और ऑल्दो हमारे लिए खुद के लिए कि भाई हमने आपसे इतनी सारी चीज़ें सीखी हम्म। और आपका वैल्यूएबल टाइम, तो थैंक यू सर बहुत-बहुत। You're always welcome. Thank you so much.